गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है बच्चों आपकी भाई की कक्षा में। और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अपन जो अध्यापन तंत्र जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मानव अध्यापन तंत्र इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द ह्यूमन क्या होता है, इसकी परिभाषा अपन बार बार मैं बता चुका हूँ आपको। अध्यापन तंत्र त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न मिलकर क्या बनाता है, अध्यापन तंत्र बनाते हैं। अध्यापन तंत्र के अंदर बच्चों त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। त्वचा के बारे में अपन बात करें तो उसके जो दो परतें होती है, दो त्वचा के दो स्तर होते हैं, अधिचर्म और चर्म। उसके बारे में अपन पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अधिचर्म का मैंने अलग से वीडियो बनाया था और उसके बाद चर्म का अलग से वीडियो बनाया था। और उसके बाद अब जो बात चालू होती है, अब जो चालू होती है वो आपकी स्टार्ट होती है कि त्वचा के जो व्युत्पन्न है उनके बारे में। और त्वचा के व्युत्पन्न में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है रोम का, बाल का, जो हेयर होते हैं अपने उनके, त्वचा से जुड़े हुए। त्वचा से निकलते हैं हेयर, आपको पता ही। तो त्वचा से जो हेयर निकलते हैं उनके जो है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले त्वचा के व्युत्पन्न में जो अपन हेयर पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज पढ़नी है, डायग्राम नहीं दिया, लेकिन मैंने यहाँ डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है। और ये जो उसका सेक्शन है बाल का, शाफ्ट का जो रोम कांड है उसका सेक्शन, उसके भी अपन बारे में पढ़ेंगे इस तरीके से। जितना आपकी बुक में दिया है उतना ही अपन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जैसे रोम की संरचना के बारे में बात करेंगे, तो रोम की संरचना के बारे में बात करें सबसे पहले आपको आउटलाइन याद होनी चाहिए, ये चीज़ें अपन डिस्कस करनी है। और ये डायग्राम आपको अपनी बुक में बना लेना, ठीक है, क्योंकि बुक में अलग से लिखा नहीं थी, मैं बुक के हिसाब से बनाया है, ये को दिखा सकते हैं, ठीक है। और अब जो स्टार्ट करते हैं अपन रोम के बारे में, तो देखो रोम की बात करें बच्चों तो रोम आपको पता ही है, रोम का जो रोम है वो अधिचर्म से निकलता है, या अधिचर्म की निर्माण कहाँ से होता है। तो रोम की बात करें तो रोम का निर्माण अधिचर्म की सजीव और सक्रिय जो मेल पिगी स्तर है, मेल पिगी स्तर आपको पता ही, जो सबसे आंतरिक स्तर होता है ये वाला, ठीक है, ये मेल पिगी स्तर है, मेल पिगी स्तर से होता है, ठीक है, जिसको अपन स्टेडियम जर्मिनेटर में अंकुरण स्थल बोलते हैं। तो एक लाइन आपको क्लियर लिखनी है यहाँ पर कि सबसे पहले अपन इनको क्लासिफिकेशन करें कि रोम का जो निर्माण है या अधिचर्म का जो रोम का जो निर्माण है अधिचर्म की सजीव और सक्रिय जो मेलपिग स्तर होता है या अंकुरण स्तर होता है उससे होता है, क्लियर। अंकुरण स्तर होता है उससे होता है, इसका निर्माण किससे होता है, अंकुरण स्तर से होता है। तो ये होगी इसके त्वचा के व्युत्पन्न में रोम की बात करें तो रोम का निर्माण किससे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। रोम का जो निर्माण होता है, रोम का निर्माण ये, ठीक है, मेलपिग स्तर या अंकुरण स्तर से होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि इसका स्तर का निर्माण किस होता है, मेलपिग स्तर या अंकुरण स्तर से होता है। ठीक है, अब बच्चों इसके बात करते हैं इसमें आउटलाइन क्या क्या पढ़नी है अपन की, अपन को पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर पढ़ने की बात करें अपन तो इसके अंदर अपन को सबसे पहले रोम टूटक क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रोम की जड़ क्या होती है, हेयर रूट क्या होती है। इसके बाद रोम पेपिला क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद रोम कांड क्या है, ठीक है, और रोम कांड के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और फिर इरेक्टर पिलाई जो मसल्स होती है वो क्या होती है, क्या काम करती है, कहाँ जुड़ी रहती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं रोम टूटक की। देखो रोम टूटक की बात करें तो इस डायग्राम में देखो सबसे पहले कि ये रोम टूटक जो होता है, ये जो रोम होता है उसका जो चर्म के अंदर धसा हुआ भाग होता है, ठीक है। ये रहा देखो,
रोम है ये, ठीक है, ये रोम है, ब्लैक करके बता देता हूँ उसको आपको। ये जो रोम है, इसका जो इसके अंदर धसा हुआ भाग होता है, चर्म के अंदर धसा हुआ आधारी भाग होता है, ये देखो रोम पुटक की बात करें, रोम पुटक इसके अंदर धसा हुआ आधारी भाग होता है, जो किसके अंदर धसा होता है, रोम पुटक, रोम का चर्म के अंदर धसा हुआ आधारी भाग होता है। ठीक है, तो रोम पुटक ये बाहर वाला है, देखो ये रोम पुटक, इसके बाहर जो ये ले है ना, ये तो हो गया ब्लैक वाला, तो हो गया रोम हो गया पूरा। इसके बाहर वाला ये जो मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये रोम पुटक है, ये वाला जो अंदर वाला ये जगह है ना, ये जो ये थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ग्रीन से थोड़ी लाइनिंग करी है, आपको दिख रही होगी। तो रोम पुटक रोम का आधारी भाग होता है, चर्म के अंदर धसा हुआ रहता है, चर्म के अंदर धसा हुआ है, और ये एक थैलीनुमा संरचना को निर्माण करता है। आधारी भाग है, ये आधारी भाग एक थैलीनुमा संरचना को निर्माण करता है। इसको क्या बोलते हैं, रोम पुटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रोम पुटक बोलते हैं, समझ गए। देखो थैलीनुमा संरचना का निर्माण किया इसने पूरा पूरा इस प्रकार से, इस प्रकार से। देखो ये ग्रीन वाला लाइन देखो, ये रोम पुटक है, ये रोम पुटक है, इसे रोम पुटक कहते हैं। और रोम पुटक की भित्ति होती है, दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। ये भी बात, ये दूसरी लाइन है, रोम ये पुटक है, इसकी भित्ति भी दो स्तरों से मिलकर बनी। कैसे आप समझ जाओगे, जैसे अब वो वाला डायग्राम याद रखो जो मैंने पहले स्क्रीन करना है, तो इसमें दो स्तर होते हैं। इसी रोम पुटक के निर्माण में मतलब इसके ये पुटक बना, पुटक मतलब है इंग्लिश में हेयर फॉलिकल, फॉलिकल मतलब थैलीनुमा संरचना। तो मैंने क्या होता है, ये रोम का आधारी भाग होता है जो चर्म के अंदर धसा हुआ रहता है, पहली बात रोम पुटक की। दूसरी बात मैंने बताई यहाँ पर कि ये थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, इसको रोम पुटक कहते हैं। धस कर किसी थैलीनुमा, थैला से बन गया अंदर देखो ये ठीक है, थैला से बन गया, थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, हो गया इसके बाद क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन बात करें, इसकी जो भित्ति है, इस रोम पुटक की भित्ति है, इस भित्ति का निर्माण दो स्तरों से होता है। एक तो होता है चर्म के तंतु में इस तरह से होता है, चर्म ये बाहर वाला जो चर्म होता है, देखो ये बाहर वाला ये चर्म है, ये चर्म है। तो इसका निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कैसे हो जाएगा, चर्म के तंतु में स्तर से तथा अधिचर्म के एक कोशिकीय स्तर से हो जाएगा। अब अधिचर्म का जो एक कोशिकीय स्तर अंदर वाला ब्लैक वाला है देखो, ये तो दो स्तर से हो गया ना। तो इसके अपन बात करते हैं, जिसका जो निर्माण होता है, रोम पुटक की भित्ति का जो निर्माण होता है वो दो स्तरों से होता है। ठीक है, वो दो स्तरों से होता है। एक तो होता है उसका चर्म के तंतु में स्तर, और दूसरी बात करें तो आंतरिक स्तर होता है, जो भीतरी स्तर होता है वो किससे होता है, एक कोशिकीय जो अधिचर्म की कोशिकाएं होती है उससे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निर्माण आपको बता, देखो एक बार ठीक है। तो ये जो बचा रोम पुटक। अब इसके बाद दूसरा डिस्कस करते हैं, रोम की जड़, हेयर रूट। तो अपन बात करते हैं कि जो रोम की बात करते हैं, जो रोम का जो चर्म के अंदर धसा हुआ भाग होता है, ठीक है, चर्म के अंदर धसा हुआ भाग, रोम पुटक के अंदर जो रोम का धसा हुआ भाग होता है, उसकी जो आधारिक कोशिकाएं होती है सक्रियता से विभाजित होती है। मतलब ये जो होती है, ये जड़ का मतलब क्या होता है, जहां विभाजन होता है। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं होती है सक्रियता से विभाजित होती है इसकी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रोम जड़ बोलते हैं। ठीक है, रोम की जड़ बोलते हैं, रोम की जड़ बोलते हैं। और ये रोम की जड़ एक विभाजित होगी ऊपर की तरफ, रोम की वृद्धि में करती है। और ये जो दशा भाग होता है ये किसमें, चर्म में स्थित है। रोम जड़ की बात करें, रोम जड़ जो किसमें, चर्म में धसी हुई रहती है। ठीक है, तो रोम जड़ की है। हेयर रूट की बात करें तो हेयर रूट की बात करें, दोस्तों दिख रहा है इसके अंदर आपको हेयर रूट की बात करें। हेयर रूट देखो कि हेयर रूट की बात करें तो इसमें जो रोम का फॉलिकल, रोम पुटक के अंदर धसा हुआ भाग होता है, इसकी नीचे की जो कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित होती है, सक्रिय विभाजित होकर के क्या रोम की जड़ का निर्माण करती है। मतलब ये जो भाग है ये रोम का जड़ है। ठीक है, ऊपर ठीक है, जो सक्रियता विभाजित होती थी रोम की वृद्धि करती है, और ये चर्म के अंदर धसा हुआ रहता है, धसी हुई रहती है। ये आपको क्लियर है। तो ये हो गया आपके रोम की जड़। इसके बाद आते हैं रोम पेपिला। तीसरा देखो,
रोम पेपिला, आपको नाम देखो उस पे बोर्ड भी दिख रहा है, रोम पेपिला कहाँ पे है। देखो रोम पेपिला, ये आप मैंने यहाँ पे लिखा है रोम पेपिला, जो आपको दिख रहा होगा ये रोम पेपिला। क्या होता है कि अपन रोम पुट्टे के नीचे वाला भाग होता है, गड्ढा पाया जाता है ये, ठीक है, ये गड्ढा सा पाया जाएगा यहाँ पर, पूरा बात करें तो इसमें क्या होगा, यहाँ रोम पुट्टे के लिए यहाँ पे गड्ढा सा पाया जाएगा इस प्रकार से, ये गड्ढा सा देखो ये। इसमें क्या होता है, इस गड्ढे के अंदर क्या होती है कि जो रुधिर वाहिनियां होती है, जो चर्म की रुधिर वाहिनियां होती है, वो आके गुच्छा बना, मैंने गुच्छा दिख रहा होगा, गुच्छा हल्का सा गुच्छा गुच्छा बना लेती है रुधिर वाहिनी, गुच्छा ना, इसको क्या बोलते हैं, रोम पेपिला बोलते हैं। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, रोम पेपिला बोलते हैं। इस गुच्छे को क्या बोलेंगे, रोम पेपिला बोलेंगे। और ये गुच्छे से क्या होगा, इस गुच्छे में आपको रुधिर होता है, रुधिर क्या होता है, जो जड़ की कोशिका में पोषण देता है, ठीक है। पोषण कहाँ से मिलेगी, क्योंकि विभाजित हो रही है, विभाजित होने पोषण चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो जो रोम पेपिला है ये, और जो हम बात करें रोम पेपिला है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या रुधिर का गुच्छा है, रुधिर वाहिनी गुच्छा है, रुधिर वाहिनी गुच्छा है, ये क्या करेगी, इनको पोषण प्रदान करेगी, और पोषण प्रदान करेगी इनको क्या होता है, विभाजित कोशिका को पोषण मिलता रहेगा। और साथ साथ क्या होता है, ये रोग अपन बात करते हैं इसकी जो की जड़ की बात करते हैं, जड़ का नीचे वाला भाग होता है, खुला हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, हेयर बल्ब बोलते हैं, ठीक है। रोम जड़ की बात करते हैं, रोम की जड़ की बात करें, हेयर रूट की बात करते हैं, ये भाग क्या होता है, खुला हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आपके हेयर बल्ब बोलते हैं। ये देखो आपने रोम पुट्टे के बारे में बताया मैंने, सॉरी रोम पेपिला के बारे में बताया, जो डायग्राम में देखो, और मैं क्या बताया वो डिस्कस करो आप। रोम पेपिला की बात करें तो बच्चों क्या होता है कि अपन रोम पुटक की बात करते हैं, तो रोम पुटक के नीचे एक छितला गड्ढा होता है, देखो ये गड्ढा से मैंने बनाया, इस प्रकार से गड्ढा होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो चर्म की रुधिर जो वाहिनियां होती है वो क्या करती है, आके गुच्छा बना लेती है, और इस गुच्छे को क्या बोलते हैं, रोम पेपिला बोलते हैं। और इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये क्या होता है कि इससे गुच्छे से ही इस रुधिर वाहिनी होती है, इससे क्या होता है, जड़ की जो कोशिका में पोषण प्राप्त होता है, ठीक है। और इसी बात करते हैं, इस गुच्छे से ऊपर की जो जड़ की कोशिकाएं होती है वो फूल जाती है, और एक फूला हुआ बल्ब जैसी संरचना बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, हेयर बल्ब बोलते हैं। तो ये फूला हुआ भाग है इसका, यहाँ पतला है रोम का, ठीक है, यहाँ फूला हुआ इसको क्या बोलते हैं, हेयर बल्ब बोलते हैं, ठीक है। हेयर बल्ब का मतलब क्या होता है, फूला हुआ भाग, इस प्रकार से, ठीक है, गोल भाग हो गया। तो ये हो गया आपके रोम पेपिला। इसके बाद बच्चों बात करते हैं रोम कांड की, ठीक है। रोम कांड क्या होता है, देखो डायग्राम में देखो, रोम कांड क्या होता है, आपको दिख रहा होगा, देखो रोम कांड क्या होता है। देखो ये जो चर्म के बाहर अपन बात करें, चर्म के बाहर जो रोम का बाहर निकला भाग होता है, जो ठोस भाग होता है, इसी को रोम कांड बोलते हैं। जो त्वचा के बाहर अपन बात करते हैं, त्वचा के बाहर जो रोम का जो ठोस भाग होता है, बाहर निकला हुआ भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, रोम कांड बोलते हैं। और रोम कांड बोले तो रोम कांड के अपन सेक्शन काटेंगे तो मैं दिखाऊंगा इसको, ये 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, जैसे क्योंकि और इसके ये रोम का भाग नीचे होता है, इस भाग तक पहुंचते कोशिकाएं क्रिएटिनाइज हो जाती है, क्रिएटिनीकरण हो जाता है। देखो ये जो रोम कांड है, तो अपन ये बात करते हैं, तो जो चर्म से बाहर रोम का भाग जो भाग होता है उसको रोम कांड बोलते हैं। त्वचा के बाहर जो रोम का भाग होता है, त्वचा के बाहर जो रोम का भाग होता है उसको रोम कांड बोलते हैं, हेयर शाफ्ट बोलते हैं। और ये निर्जीव हो जाता है, निर्जीव इसलिए होता है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी रोम कांड की सारी कोशिकाएं क्या होती है, क्रिएटिनीकरण होता है, क्रिएटिनाइजेशन होता है, क्रिएटिनाइजेशन की वजह से क्या होती है, निर्जीव होती है। रोम कांड के अपन इसका काट के अनुप्रस्थ काट के देखते हैं, इसके 3 स्तर दिखाई देते हैं। 3 स्तर कौन कौन से, देखो बच्चों, बाह्य स्तर होता है वो होता है उपत्वचा, इसको क्यूटिकल बोलते हैं।
मध्य स्तर होता है उसको वल्कुट या कोर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर का सबसे अंदर का स्तर होता है उसको मध्यांश बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको यहाँ सेक्शन काटें, इसको बाल से काट के इसका सेक्शन देखें तो इसके सबसे बाहर जो एक कोशिका स्तर होता है वो त्वचा, जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। दूसरा जो बहुकोशिकीय स्तर होता है इसके अंदर इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। तीसरा जो आंतरिक स्तर होता है जिसके अंदर बहुभुजीय प्रकार की पॉलीहेड्रल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और ये जो स्तर होता है इसको मेडुला बोलते हैं। ठीक है, मेडुला बोलते हैं, आंतरिक स्तर बोलते हैं, जो अक्ष का निर्माण करता है। तो 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं। रोम कांड क्या होता है? रोम कांड तो आप समझ गए होंगे, जो बाल का जो ये है, रोम का जो त्वचा से बाहर निकला हुआ भाग होता है, ठीक है, ठोस भाग होता है, त्वचा से बाहर निकला हुआ ठोस भाग होता है, इसको रोम कांड बोलते हैं। ठीक है, हेड शाफ्ट बोलते हैं। और हेड शाफ्ट ये निर्जीव होता है, क्योंकि अपन कटिंग करते हैं तो काटते हैं तो आपको पता है इधर थोड़ी होता है, ये भाग होता है निर्जीव होता है। निर्जीव क्यों होता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो सारी कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, क्रिटिनाइज हो जाती है, क्रिटिनीकरण उनका हो जाता है, मतलब क्रिटिन का डिपोजिशन हो जाता है। और क्रिटिन का डिपोजिशन होता है तो आपको पता ही वो कोशिकाएं क्या होती है, मर्द हो जाती है। जो बाह्य कंकाल का निर्माण होता है उसमें भी आपको पता ही है, जैसे क्रिटिन का निर्माण होता है तो क्रिटिन की वजह से ये सारे का सारे जो निर्जीव हो जाती है। अब देखो बात करते हैं कि अपन बात करते हैं कि जो रोम कांड है इसके 3 स्तर होते हैं। ठीक है, रोम कांड है इसके 3 स्तर, एक उपत्वचा। तो उपत्वचा क्या होता है, रोम का सबसे बाह्य स्तर होता है। ठीक है, और एक कोशिकीय पतला स्तर होता है, एक कोशिकीय और शल की कोशिकाएं से बना होता है, जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से आच्छादित रहती है, मतलब चिपकी हुई रहती है, इस प्रकार शल की कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, ये रोम का सबसे बाह्य स्तर होता है, ये रोम का सबसे बाह्य स्तर होता है, ये रोम का सबसे बाह्य स्तर होता है। एक कोशिकीय और पतली परत से बना होता है इस प्रकार से, और ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे को आच्छादित रहती है। ये बात करते हैं वल्कुट या उपत्वचा की बात करते हैं। तो रोम का सबसे बाह्य स्तर होता है, ये अत्यंत महीन और एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं सल की रूपी होती है, देखो मैंने सल की रूपी बनाई इस प्रकार से, लंबी सल की रूपी होती है, जो एक दूसरे को आच्छादित रहती है। सल की रूपी में इस प्रकार शल के समान पतली पतली, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर आच्छादित रहती है इस प्रकार से। तो ये होगा उपत्वचा, जो इसका शाफ्ट की प्रोसेस है। दूसरा जो स्तर होता है इसको बोलते हैं बच्चों मेडुला बोलते हैं, सॉरी दूसरा जो स्तर उसको वल्कुट बोलते हैं। ये मध्य का स्तर होता है, इसमें कोशिकाएं के कई स्तर पाए जाते हैं। इस तरह की कोशिकाओं में मध्य रंगाकण पाए जाते हैं। इसमें जो ये मध्य वाला स्तर है इसमें कई स्तर हो सकते हैं, मान लो ये है, ये है, ये है, ये इस प्रकार मध्य। तो इसमें ये मध्य स्तर होता है, इसमें कोशिकाओं कई स्तर पाए जाते हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा है ये कि इसमें क्या होता है, इसमें जो कोशिकाएं, इस स्तर की जो कोशिकाएं, इनके बीच में क्या होता है, रंगाकण है। ठीक है, पिगमेंट्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है तो ये बाल का रंग प्राप्त होता है जिससे। ठीक है, इसकी कमी हो जाती है तो बालों का रंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसके बीच बीच में क्या, इन कोशिकाओं बीच बीच में क्या होता है, रंगाकण पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं बीच बीच में क्या पाए जाते हैं बच्चों, रंगाकण पाए जाते हैं। इस प्रकार ब्रेक से आपको इन कोशिकाओं को ये सबसे मध्य स्तर होता है। अपन मैं बात करूँ वल्कुट की, कोर्टेक्स की, तो ये मध्य स्तर होता है। और मध्य स्तर ये बहुत सी, ये एक से अधिक स्तरों से मिलकर बना होता है, मतलब बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसकी जो कोशिका होती है उनके मध्य क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे मध्य स्तर होता है। आपको देखो, आपको इसी प्रकार से डायग्राम बनाएंगे ना ताकि आपको याद हो जाए, बुक्स में नहीं दे रखा डायग्राम। तो ये मध्य स्तर होता है, ये कोशिकाओं कई स्तर से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं मध्य क्या पाया जाता है, रंगाकण पाए जाते हैं। रंगाकण देखो, ये ब्लैक ब्रेड से बनाए रंगाकण पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है, बालों का जो होता है रंग होता है। और यदि इन पिगमेंट या रंगाकणों में कमी हो जाती है तो वल्कुट कोशिकाओं में क्या होती है, हवा बढ़ जाती है। तो ये जब हट जाएंगे, ठीक है, तो वल्कुट कोशिकाओं में क्या होती है, हवा बढ़ जाती है, एयर ड्रिफ्ट होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, बाल जो होते हैं बच्चों वो सफेद दिखाई देने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बाल वो सफेद दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और फिर बात करते हैं, ये सबसे आंतरिक मध्यांश स्तर है। ठीक है, ये सबसे आंतरिक स्तर होता है। और ये क्या होता है,
ये मध्यांश है, ये क्या करता है, जो बाल है, जो रोम है, उसके अक्ष का निर्माण करता है। ठीक है, मध्यांश की बात है, मध्यांश सबसे आंतरिक स्तर होता है, रोम का सबसे भीतरी और मुख्य भाग होता है, परस्पर सटी बहु कोणीय कोशिकाएं पाई जाती है, और कोशिकाएं रोम का, ये कोशिकाएं रोम का अक्ष, अक्ष मतलब जो एक्सिस होता है, इसका जो मेन एक्सिस होता है, जो बीच में पाया जाता है, उसका निर्माण यही करती है। तो ये बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती है, सबसे भीतरी हिस्सा होता है, इसके अंदर बहुकोणीय प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो आपस में कम्पैक्ट रूप से आपस जुड़ी रहती है, और ये कहते हैं रोम के अक्ष का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों, ये जो अपन ने बात करी है, ये आपके हो गई रोम कांड की। ठीक है, अब इसके बाद आती है एक, देखो और क्या संरचना बचती है, आप एक बार बोर्ड पे देखो। अब इसके बाद बचती इरेक्टर पिलाई मसल्स। ठीक है, इरेक्टर पिलाई मसल्स की बात करें तो इरेक्टर पिलाई मसल्स होती है, ये अपने हेयर फॉलिकल से जुड़कर जो अपनी चर्म होती है उससे जुड़ी रहती है, और ये बालों के जो बालों के अपन जैसे रोंगटे खड़े होना, उसमें इसकी मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, जब डर लगता है, ये किसी प्रकार की जो संवेदना होती है, उस टाइम जो बाल खड़े होते हैं वो इरेक्टर पिलाई मसल से ही होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बात करें तो ये विशेष प्रकार की पेशी है जो एरेकी तंतुओं की बनी हुई होती है। ठीक है, एरेकी तंतु रोम कोटिका से निकलकर चर्म से लगी रहती है, बालों की वृद्धि में संचालन जब संकुचित होती है तो बाल खड़े हो जाते हैं इस भय और ठंड की अवस्था में, और रिलैक्स होती है तो वापस। ठीक है, तो बालों का खड़ा होना, ये इरेक्टर पिलाई मसल से देखो, बाकी इरेक्टर पिलाई मसल बालों का खड़ा होना इनके द्वारा नियंत्रित करते हैं। भय की स्थिति, ठंड की स्थिति में बाल खड़े हो जाते हैं ना, तो ये क्या होता है कि एरेकिड पेशियों से बनी होती है, और ये चीज जो रोम कोटिका और इस चर्म से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और जब ये संकुचित होती है, कॉन्टेक्ट होती है, बाल खड़े हो जाते हैं, और ये जैसे भय की स्थिति, ठंड लगने की स्थिति में होता है, तो बाल को जो गति है वो नियंत्रित इन्हीं इरेक्टर पिलाई मसल्स के द्वारा होती है। और जैसे अपन बात, इसके चारों तरफ तंत्रिकाओं को भी पाया जाता है, इनके चारों तरफ ताकि वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, जो संवेदनाएं हैं जो है तो वही करेगी, है ना, और जिस प्रकार संवेदना आएगी त्वचा के, और उस प्रकार जब ठंड लगती है तो संवेदना ग्रहण होती है, ये बाल खड़े हो जाते हैं, तो उस प्रकार की ये जो संवेदना ग्रहण करके बाल को, व्यक्ति को नियंत्रित करती है। तो बच्चों ये थी अपने त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न संबंधी बातें, है ना। अगली जो कक्षा में अपन बात करेंगे वो ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। तो आज की कक्षा में जो अपन ने पढ़ा है वो यही पढ़ा, छोटा सा है, त्वचा के व्युत्पन्न और रोम और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा, जो आपकी बुक में दिया वही मैंने डिस्कस किया, ज़्यादा डिस्कस नहीं। डायग्राम नहीं देता, डायग्राम ढंग से बना लेना। ठीक है, इस प्रकार से इसको अधिचम दिखा देना, कोई जरूरी परत दिखाने की, और इसकी आप, ठीक है, ये यहाँ तक पूरी अधिचर्म है, और ये वाला चर्म वाला भाग है। ठीक है, ये चर्म वाला भाग है, ऐसे लेना। ठीक है, ये अधिचर्म होगी, चर्म वाला भाग है, इसके अंदर इसको फोल्ड करके ये हेयर फॉलिकल बनाया है, ये इरेक्टर पिलाई मसल्स है, और अंदर आप इसकी पेपिला दिखा दोगे, गड्ढा दिखा दोगे, यहाँ पे गुच्छा दिखा दोगे। ठीक है, और इसका ये सेक्शन काट के इस प्रकार से आपको दिखा सकते हो, याद करने में ज़्यादा इजी रहेगा। आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, क्योंकि किताब में नहीं दिया तो वो कहाँ से बनवाएगा, तो इसलिए आपको याद करने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से डायग्राम को याद करना बिल्कुल इजी है, आप केवल लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज की कक्षा में इतना होगा, धन्यवाद।